औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम सुबह हिदायत पे खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजे तने पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। और सबसे पहले नाज़रीन आपसे माज़रत चाहेंगे कि प्रोग्राम बहुत ही ताख़ीर से शुरू हो रहा है। जहाँ से हम आए हैं ब्रैडफोर्ड, और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे बर्फ़बारी का कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन जो भी लोग वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में रह रहे हैं या ब्रैडफोर्ड साइड पे रह रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा, या ग्लासगो एडिनबरा में काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है। तो प्रोग्राम में ताख़ीर हमारी वजह से हुई है, इस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है दुआ से, उसके बाद जानेंगे सुनहरी बात सवाब कमाई। सेगमेंट में कसीदे के चंद अशारे मेरे पास वो आपकी खिदमत पेश करूँगा, और एक वीडियो क्लिप भी है। तस्वीर बोलती जो सेगमेंट है उसकी बजाय आज एक क्लिप है वो बोलेगी और उस पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आज 22 मार्च है, कल 23 मार्च है और कल हमारा सुबह हिदायत हफ्ते को नहीं होता, तो इसलिए हमने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ही एक ऐसा टॉपिक रखा है कि जैसे कल योम पाकिस्तान है, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई, बनाया गया, बहुत सी जिद्दोजहद की गई, कुर्बानियाँ दी गई, और अब ये सिचुएशन है कि जो बना हुआ हमें पाकिस्तान मिला था उसको बचाना मुश्किल हो रहा है। सियासी जमातें भी आ गई हैं, फ़ौज भी आ गई है, हम आवाम भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आपके सामने है, मजहबी जो सियासी जमातें हैं वो भी आपके सामने है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कुछ ही देर पर हम उस पर बात करेंगे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, कि पाकिस्तान इतना कीमती हमें वतन मिला है और ये एक ऐसी सूरत हाल में अब हम इसमें घिरे हुए हैं कि इस पाकिस्तान को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो कौन बचाएगा पाकिस्तान, इस पर आप भी बात कीजिएगा। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में हमेशा की तरह एक बहुत खूबसूरत हदीस और मैसेज नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए सबक है और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। और आप ये इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ा परहेज़गार वो है जो हक बात करने में शर्म ना करे, ख्वाह वो बात उसके लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। फिर रिपीट करेंगे कि सबसे बड़ा परहेज़गार वो है जो हक बात करने में शर्म ना करे, ख्वाह वो बात उसके लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। नाज़रीन, क्या ही खूबसूरत हदीस है। और हम देखें कि ये हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल है, हमारे घर में शामिल है, हमारी जॉब में शामिल है, हमारे माशरे में शामिल है। हमें हमेशा हक बात करनी चाहिए, चाहे वो हमारे लिए नुकसान क्यों ना हो, चाहे हमारे उससे कुछ भी हमारा बिगड़ रहा हो, बिगड़ने दें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। लेकिन परहेजगार वही शख्स है जो हक बात करे। घर में देख लेते हैं, हम घर से शुरू करते हैं, हमेशा घर में देख लेते हैं जी, अगर बेटी ने कोई बात अगर गलत कर दी है या कोई बात जो है वो बुरी कर दी है और मुकाबले में जो सामने बहू है तो बेटी को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर बहू हक पर है तो हक बात नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि जिसके हम बहुत ज़्यादा फेवरेट या फेवरेटिज्म आप कह लें कि मैं किसी की बहुत चहीती हूँ या कोई मेरा बहुत चहीता है, अगर वो हक बात पे नहीं है, अगर वो हक बात पे कायम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बताना है कि नहीं जी तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो। ये नहीं सोचना कि अगर हम ये बता देंगे कि आप गलत हैं तो कहीं जो है वो हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारा कुछ बिगड़ ना जाए। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। रिश्तों की मिसाल ले लेते हैं, हक बात छुपाते, सच्चाई छुपा देते हैं। बेटा शराबी है, जुआ खेलता है, सिगरेट पीता है, जी वो तो बड़ा अच्छा परहेजगार और उससे अच्छा तो कोई है। हमारे बेटे 5 वक्त का नमाजी, जबकि हमने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि रिश्ते के बाद असलियत पता चलती है कि जी बताया ऐसा था, निकला कुछ और। तो हमेशा हर मुकाम पर, ज़िंदगी के हर मौके पर, चाहे घर हो, चाहे माशरा हो, चाहे रिश्तों की बात हो, कहीं पे भी हक बात कहने से शर्माए ना। हमेशा डटकर आप हक बात कहें और हमेशा हक बात पे कायम रहें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमा दिया कि जो हक बात हमेशा कहो वही परहेजगार है, जो हक बात कहे चाहे हमारे लिए नुकसान ही क्यों ना। और हमारा बंदे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमेशा अगर हम इस बात को अपने जहन में डाल लें कि बंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमेशा हम हक के रास्ते पे रहेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के रास्ते में
बातिल से जंग करने में हक के रास्ते पर वो कायम रहे, उन्होंने अपना सर कलम कर दिया लेकिन हक का रास्ता नहीं छोड़ा। ये थी आज की सुनहरी बात। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, जैसे मैं बता रहा था आपको कि 23 मार्च कल हफ्ता है, प्रोग्राम नहीं होगा। 24 मार्च इतवार है, वो भी प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन 24 मार्च की डेट सुबह हिदायत के लिए बहुत ही अहम है कि सुबह हिदायत 24 मार्च 2009 को इसका पहला प्रोग्राम ऑन एयर गया था। तो ये भी, इस प्रोग्राम के भी इंशाल्लाह 4 साल मुकम्मल हो गए हैं इंशाल्लाह। और इसमें जो भी हमारे माउनीन रहे, जो हमारी कोच थी फरिया जावेद से लेके हमारी साइमा बहन, लंदन स्टूडियो से हमारी बहन भाई जो करते रहे, उन सब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जो हमारी टीम पीछे रही कंट्रोल रूम में, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उलमा कराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमेशा हमारे साथ तावन किया, रहनुमाई की। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सवाब कमाई सेगमेंट में चंद अशार है मेरे पास खूबसूरत कसीदे के, पेश करते हैं। और आप सब की जो हमारे हिदायत फैमिली मेंबर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी सेहत और सलामती के लिए दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। है मेरे दिल में बसा मौला हसन आपका नाम, है मेरे दिल में बसा मौला हसन आपका नाम, है सब दुखों की दवा मौला हसन आपका नाम, है मेरे दिल में बसा मौला हसन आपका नाम। छुपा लिया मुझे दामन में अपने यज़दान ने, छुपा लिया मुझे दामन में अपने यज़दान ने, है मैंने जब भी लिया मौला हसन आपका नाम, है सब दुखों की दवा मौला हसन आपका नाम, है मेरे दिल में बसा मौला हसन आपका नाम। बहारें लौट के आई खिज़ां में फूल खिले, बहारें लौट के आई खिज़ां में फूल खिले, बना है बाद सबा मौला हसन आपका नाम, है सब दुखों की दवा मौला हसन आपका नाम, है मेरे दिल में बसा मौला हसन आपका नाम। इसीलिए है ज़माने में मोतबर मोमिन, इसीलिए है ज़माने में मोतबर मोमिन, है उनकी सर्फ़े ज़ुबान मौला हसन आपका नाम, है सब दुखों की दवा मौला हसन आपका नाम, है मेरे दिल में बसा मौला हसन आपका नाम, मौला हसन आपका नाम, मौला हसन आपका नाम।
सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। जी नाज़रीन, सुबह हिदायत में आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, आप वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप कमेंट्स कर सकते हैं पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि इलेक्शन करीब है, हम उस पर आज बात करेंगे। हमारा टॉपिक भी यही होगा। वीडियो से पहले जैसे कल हम बात कर रहे थे कि दो हमारी शिया तंजीमें जो हो या शिया जो सियासी जमातें वो इलेक्शन लड़ रही हैं, शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वादत मुस्लिमीन, और हमारी कल ये वादा था कि किसी एक जमात के, दोनों जमात के जो भी रहनुमा उनकी कोई भी जो कमेंट्स हैं उनके, जो हमारे दिल में सवालात उठे उनसे बात की जाए, क्योंकि वो अपना डिफेंड या अपनी जो मौक़िफ़ है वो खुद ज़्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं। तो आज हमें अल्लामा अमीन शहीदी साहब का वहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे इसहाक भाई, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने ये क्लिप भेजा है कि वो अपना नुक्ता नज़र बयान करें। आगे चल के प्रोग्राम में ये हमारा मीडिया है और ये सब मोमिनीन का, सब मुसलमानों का चैनल है, तो आगे चल के शिया उलमा कौंसिल जो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन का समय है तो हम इससे कट नहीं सकते, तो उनका भी हम मौक़िफ़ लेंगे। फ़िलहाल ये जो आज का क्लिप है वो हम देखते हैं, आप भी गौर से उनकी बात सुनिए और फिर जो आज अगला हमारा टॉपिक होगा, कौन बचाएगा पाकिस्तान, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा शिया बसते हैं, लेकिन गुज़श्ता 63 सालों में शीयत का शिया उन्वान से कौमी तशख़्ख़ुस और कौमी किरदार कम नज़र आया। अगरचे मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर शिया अकाबिर मौजूद रहे, शिया सियासी शख्सियात मौजूद रहीं, लेकिन मकतब की नुमाइंदगी और मकतब के हवाले से इशूज़ में अपने रोल अदा करने के हवाले से इस तरह की कोई शक्ल आज तक सामने नहीं आई। जो सामने आई उसमें इतने मसाइल और मुश्किलात पैदा हुए कि बाद में सबको पीछे हटना पड़ गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने आज ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान की तकदीर की तामीर में अपना सियासी रोल हर सूरत में अदा करें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में चाहे मईशत का मैदान हो या दिफाए पाकिस्तान का मैदान हो या सोशल मसाइल हों या मकतबी मसाइल हों या तरक्की के मसाइल हों, जिन जिन मसाइल का ताल्लुक़ पाकिस्तान की सरज़मीन और पाकिस्तान के बसने वालों से है, उन तमाम मसाइल में इंशाअल्लाह ताला मकतब तशय्युअ के फ़र्ज़ंदों का एक भरपूर रोल होगा और उसी के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अपने सफ़र का आज आगाज़ कर दिया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र में भी बाकी मौज़ूआत की तरह से अल्लाह ये कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि मकतब तशय्युअ ही इस मुल्क, इस रियासत और इस सरज़मीन की हकीकी मुहाफ़िज़ है और मुहाफ़िज़ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आज़म, क्या इस पॉलिसी से अमल करने से पहले ये मुमकिन नहीं था कि इत्तेहाद बैनुल-मोमिनीन पर एक पूरा एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए? पाकिस्तान के अंदर एक मुश्किल जिसका हमें सामना है वो ये है कि शीयत के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स मौजूद हैं और उन ग्रुप्स के दरमियान हम आहंगी की कोई आइडियल फ़ज़ा भी मौजूद नहीं है। इस मुश्किल की वजह से दुश्मन हमें तोड़ने में ज़्यादा आसानी महसूस करता है। हमने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान ये कोशिश की कि चाहे किसी का ताल्लुक़ किसी भी धड़े से हो, हम उससे अपनी मुफ़ाहिमत बढ़ाएं, उससे दोस्ती बढ़ाएं, बाहमी इख्तलाफात की खलीज को ख़त्म करें और जो मुश्तरका मौज़ूआत हैं आलम तशय्युअ के दरमियान, उन मुश्तरका मौज़ूआत पर तशय्युअ के तमाम उलमा, तमाम अकाबिर और तमाम तंजीमों को यकजा कर सकें। इस हवाले से बहुत सारे मैदानों में अल्लाह ने कामयाबी भी दी है और अब भी शिया उलमा कौंसिल के साथ, अल्लामा हामिद मूसी साहब के साथियों के साथ, इसी तरह से बाज़ दीगर ग्रोहों के साथ हमारी गुफ्तगू, मेल जोल, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के चैलेंजेस का सामना इस वक्त पूरी कौम को है, उन चैलेंजेस का मुकाबला हम तमाम शिया जमातें और शिया ग्रुप्स मिलकर अगर करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाब हम ही होंगे और इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें, हमें उम्मीद है कि 12 साबित होंगी। जी,
آپ نے کلپ ملاحظہ کیا، علامہ امین شہیدی صاحب نے اپنا موقف، اپنی جو جماعت ہے مجلس وحدت مسلمین، اس کا موقف پیش کیا ہے. بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں. اب میں چاہوں گا ہمارے بھائی، جو آج کا ٹاپک ہے کون بچائے گا پاکستان، تو علامہ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنا سیاسی رول ادا کریں گے. معیشت کا میدان جو ہو، اگر دفاع پاکستان کا مسائل ہیں ان پر بھی وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور جو اہم ترین سوال ہمارے ہر ویور کے ذہن میں ہوگا، ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ اتحاد بین المومنین کی جو اس وقت سخت ضرورت تھی، اس حوالے سے یہ تمام جو سیاسی جماعتیں، اس وقت سیاسی جماعت ہی کہوں گا کیونکہ وہ سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہیں اور عملی سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ تمام گروپ جو شیعہ گروپس ہیں وہ اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے. تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ان میں جو دشمن آپس میں توڑنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو آپس میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ 3 سال سے یہ کوششیں جاری ہیں، تمام تنظیموں کو یکجا کیا جائے، لیکن فی الحال ان کوششوں میں کچھ کامیابی ملی ہے. اور جو مین جو آپ کے سامنے الیکشن کے سامنے کی اتنی بڑی کامیابی بھی نہیں ملی، کہ اگر کامیابی ملی ہوتی تو پھر ایک پلیٹ فارم پہ وہ تمام جماعتیں، تمام جو گروپس ہیں وہ ہوتے. اور اب آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ. ابھی الیکشن 11 مئی کو ہیں، لیکن ایک یہ ملا ہے کہ اس سیاسی جماعت جو مجلس وحدت مسلمین ہے ان کو خیمہ انتخابی نشان ملا ہے. شیعہ علماء کونسل کا جو انتخابی نشان ہے تالا چابی ہے. تو آپ کے سامنے ٹاپک ہے کون بچائے گا پاکستان. تو آپ بھی آئیے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. لائیو کال نمبر آپ کے سامنے آنے والا ہے، تو آپ بھی بات یہ کیجیے. تو سسٹر آپ پہلے بتائیے کہ یہ تمام سلسلہ، یہ تو کل جیسے آپ کا موقف تھا، یہ بہت سے ناظرین کا ہمارا موقف تھا کہ یہ ایک ترقی ہے کہ چلے لوگوں کے پاس آپشن موجود ہوں گے کہ وہ کس شیعہ جماعت کو یا کس شیعہ تنظیم کو ووٹ دیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے دوبارہ؟ بالکل، آپ نے میری یہی سوچ ہے. ظاہر ہے آپ کی سوچ یا ناظرین کی سوچ جو ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو. میرا یہی کہنا ہے کہ جیسے کہ اگر چلیں دو بھی ہیں، جیسے کہ کہا امین شہیدی صاحب نے، مولانا نے، کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں یا ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال وہ نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن میری یہ سوچ ہے، میری پرسنل سوچ ہے، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس آپشن موجود ہیں دو. بعض علاقے ہو سکتا ہے کسی علاقے میں جو ہے وہ MWM نہیں کھڑی ہو، وہاں دوسری جماعت جو ہے ہماری وہ کھڑی ہو. حلقہ بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہاں تالا چابی نہ ہو، وہاں خیمہ ہو، ہمارے پاس آپشن موجود ہونا چاہیے. ایسا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا کہ انتخابی جب وقت نزدیک آتا ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں جب اتحاد کرتی ہیں، جیسے فرض کیا پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان اب مشاورت چل رہی ہے آئندہ کے الیکشن میں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جہاں پر کاف لیگ کے نمائندے مضبوط ہیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہ کھڑا ہو. تو اگر تو یہ علماء کرام یا جو مذہبی رہنما آپس میں بیٹھیں، پھر تو یہ اگر طریقہ کار اپنایا جائے بہت اچھا ہے. لیکن یہاں پر جو انہوں نے صاف کہا ہے کہ جو آپس میں ہم آہنگی ہے وہ کم ہے، اور دشمن فی الحال اب بھی ان حالات میں بھی ان کو پھاڑنے میں کامیاب ہے. یہ تو ایک سچی حقیقت ہے، جیسے ایک دن کھلا دن چڑھا ہوا ہے. ہونا ایک ہی چاہیے تھا، لیکن ابھی 2 آپشن موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپشن 4 بھی ہوں، لیکن ہونے اپنے ہی چاہیے. آپشن 4 بھی موجود ہوں، اپنا آئے کوئی، چاہے وہ آئے چاہے وہ آئے. بالکل. اور اس پر مجھے یہ ہے کہ فکر ہے، بلکہ کیونکہ آپشن وہ کم کر رہے ہیں. جو دشمن ہے نا ہمیں جو ٹارگٹ کے لیے، لشکر جھنگوی اور جو پوشیدہ طور پہ 16 سیٹوں پہ نون لیگ کے جو آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہوا ہے پنجاب کی ایسے سیٹوں پہ کہ وہ اپنے نمائندے کھڑے نہیں کریں گے. تو جہاں پر اپوزیشن ہے یا جہاں پر مخالفین ہے وہ آپس میں یہ آپشن کم کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہو. کیونکہ یہ جو ووٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم جب ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کا کوئی تیسرا بندہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. بالکل. اور دیکھیں اہل تشیع کو اس وقت جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ آیا ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے، PPP، MQM، کاف لیگ، نون لیگ، اگر وہ شیعہ ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جماعت کو جو ہے وہ ووٹ دیں. یہ نہیں کہ نسلوں سے اگر وہ کسی جماعت کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں تو ابھی بھی انہیں یہی کرنا ہے. نہیں، اب ہمیں اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہوگا. اب ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا. ہمیں اپنی نسل در نسل جس کو ہم ووٹ ڈالتے آ رہے ہیں اس چیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، صرف اپنی ملک کی خاطر، اپنی شیعہ قوم کی خاطر، اپنے تحفظ کی خاطر. بالکل. اور ان حالات میں تو یہ سب کچھ ہم پہ ڈیو ہے، اتحاد ڈیو ہے، ہمیں آگہی اور بیداری، شعور، یہ سب کچھ ہم پہ. اب تو یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو یہ ایک جرم ہے، گناہ ہے کہ اگر ہم بھی اب ان حالات میں بھی نہ جاگیں
تو یہ اب جیسے ہمارا ٹاپک ہے چلیں یہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، دیگر جو جماعتیں ہیں کون بچائے گا پاکستان 1947 میں، اور کسی بھی بزرگ، اب تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایسا وقت آ جائے گا اور 10-15 سالوں میں کوئی بزرگ نظر نہیں آئے گا، کوئی حادثے میں مر رہا ہے، کوئی بم دھماکوں میں مر رہا ہے، تو اب بیماریاں، جعلی دوائیاں، جعلی ٹیکے، اس طرح کی تمام چیزوں میں اب پاکستان میں شاید ہی کوئی سفید بالوں والا بندہ نظر آئے، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو بزرگ ہیں خوش قسمتی سے وہ بچے ہوئے ہیں، کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے، کسی جعلی دوائی کا شکار نہیں ہوئے، کسی ڈینگی وائرس کی وجہ سے وہ علیل یا فوت نہیں ہوئے، تو وہ بہت گھبراتے ہیں۔ جیسے نقوی صاحب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملے ہوئے ہیں، ان حالات میں بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ پاکستان جب انہوں نے بنایا تھا کن حالات میں بنایا تھا اور کس امید اور آس کے ساتھ بنایا تھا۔ صحیح، اور دیکھیں کہ جیسے کہ روز ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں کل بھی ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں، روز کی یہ خبر ہے کہ ایک نوجوان کراچی میں شہید ہو رہا ہے، اور کراچی ہی میں کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ تو حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور کراچی اب ایسا بھی مشکل شہر نہیں ہے کہ آپ وہاں پکڑ نہیں سکتے۔ بس وہ جو پولیس نے کام کل ہم سارا ملبہ پولیس پہ ڈالتے ہیں، لیکن اس نے فہرست دی ہے تمام جو جماعتوں کے ٹارگٹ کلرز انہوں نے دیے ہیں، ایم کیو ایم کے پتہ نہیں 80 سے زیادہ تھے، سنی تحریک کے، اے این پی کے، دیگر جو پیپلز امن کمیٹی، یہ تمام جماعتوں کے ٹارگٹ کلرز پولیس نے دیے ہیں عدالت کو کل جو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی۔ تو اب کون پکڑے گا انہیں، یا کون ان کا اوپر بیٹھا ہے جو پکڑنے نہیں دے رہا؟ تو آخر میں اتنے بڑے دیکھیں پاکستان میں اتنے بڑے سانحات ہوئے ہیں، لیکن کوئی بڑا مجرم ابھی تک ہمیں ملا نہیں۔ کوئٹہ سانے سے لے کے پارا چنار چلاس کے جو واقعات آپ یہ دیکھیں کہ لشکر جنگوی کے 200 آدمیوں کو گرفتار کیا، آن ایئر آن ریکارڈ یہ اس کا جو ہے وہ اس نے نوٹ کرایا ہے کہ ہاں جو فاروقی اس کا نام ہے، اس نے یہ ریکارڈ کیا کہ جی ہمارے 200 آدمیوں کو گرفتار کیا لیکن سب کو رہا کر دیا، صرف چند جو ہے ان کو پکڑا گیا۔ تو یعنی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی بیک پہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ 200 کو ان کے گرفتار کر کے رہا کرا لیا گیا۔ ایسے کیسے؟ پیچھے کون ہے؟ تو پاکستان کون پھر بچائے گا؟ وہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی دیکھیں کہ کس قدر بس ایک سوموٹو ایکشن لے لیا جاتا ہے، اس پر کون عمل درآمد کرائے گا؟ قانونی طور پہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، طلبیاں ہوتی ہیں، ڈسمس کر دیے جاتے ہیں، معطل کر دیے جاتے ہیں یا ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، تو آخر وہ بندہ تو وہی رہتا ہے۔ اگر یہاں سے کوئی اگر گناہ گار گیا ہے تو آگے چل کے کیا بات ہے، پتہ نہیں میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ جمہوریت، ایسی جمہوریت پہ لعنت ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میری اگر نظریں ہیں تو وہ فوج پر ہے، یا فوج سے ہی ذرا تھوڑی بہت مجھے امید ہے، اب آگے اللہ مالک۔ بس وہی نا کہ فوج بھی ہمارا ادارہ ہے اور فوج نے جو کچھ کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ برائیاں فوج کی وجہ سے، جو ضیاء الحق کا جو دور گزرا ہے وہ فوج کی بہت ایسا دور گزرا ہے جس میں پاکستان میں تمام، اور ایک بندہ ڈکٹیٹرشپ کا جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ پوری قوم پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ضیاء الحق نے ایک فیصلہ کیا افغانستان کے جہاد کے حوالے سے، وہی لوگ ان کو پہلے پالا پوسا، اب وہ طالبان ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پرویز مشرف کے دور میں جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اب وہ خود مشرف صاحب اب بھی پتہ نہیں کل وہ جائیں یا پرسوں جائیں یا نہ جائیں۔ لیکن فاروق بھائی یہ سچ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں جو پاکستان کے حالات تھے وہ بہت بہتر تھے تمام حکومتوں میں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو سچائی ہے، حق بات ہے، وہ یہی ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ وہ بھی فوج تھے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، وہ بھی فوجی آدمی تھے، انہوں نے جو کچھ بھی پاکستان کے لیے کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ دور بہتر دور ہے۔ ایسے حالات نہ کراچی کے تھے نہ پاکستان کے تھے۔ اصل میں یہ جو لوگ جو بالکل وہ بہتر دور تھا، لیکن اصل میں یہ جو جمہوریت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا، جنہوں نے کہا کہ ہم 5 سال ہم نے مفاہمت کے ساتھ گزارے ہیں، اور اب ان میں یہ مفاہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ 40 دنوں کے لیے کسی کو وزیر اعظم بنا پائیں، جو لوگ جمہوریت کو آگے پیش کر رہے ہیں ہمارے، انہوں نے ایسا کالا چہرہ اس جمہوریت کا پیش کیا ہے، حالانکہ یہاں پہ جمہوریت ہے، یہ جو ویسٹ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں فاروق بھائی، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، یہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یا تو پی 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 نے آنا ہے یا نواز شریف نے آنا ہے، آنا ایک نے ان دونوں میں سے، عمران خان بھی ان دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ طوطا وغیرہ بھی آپ کے پاس یا کس طرح فال نکال؟ بس آپ دیکھ لیجئے گا، ہم یہی ہیں، الیکشن آن ریکارڈ۔ ناظرین بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کون بچائے گا پاکستان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نرگس حسین بول رہی ہوں لندن سے۔ جی شکریہ۔ آپ نے ایک مشہدی صاحب کا کلپ دکھایا تھا، پلیز آواز تو کچھ آئی نہیں، سمجھ بھی نہیں آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، پلیز آپ لوگ چیک کیا کریں۔ اچھا، اس کی آواز تو ہم تو سن رہے تھے سسٹر، شاید آپ کو آواز کیا وجہ ہے کہ
नहीं बिल्कुल आवाज टीवी पे एक लफ्ज भी नहीं सुनाए, समझ में आया कि क्या कह रहे थे वो। चलिए दोबारा और चलवाते बचाएगा हैं। भैया, पाकिस्तान को अल्लाह ही बचाएगा। और दोबारा तो चला दें उम्मीद जरा, है हम नहीं। देखते हैं। जितने भी हैं सब लूटने वाले हैं, किसको क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। मारा मैं तो सिर्फ इसलिए फोन किया था कि आवाज के लिए आइंदा भी आप लोग जरा चेक कर लिया करें प्लीज। कई दफा ऐसा हुआ कि वो हम तस्वीर बोल रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्राम की क्या बड़ी कह रहे हैं। माजरत, बड़ी ठीक है? माजरत। चले बड़ी हम कोशिश माजरत। करते दोबारा चला दें, क्योंकि हम जो यहाँ स्टूडियो से देख रहे थे, सुन रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी, या आपके यहाँ कुछ ऐसा मसला हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे वो दोबारा क्लिप भी चला दें, ताकि लोगों को सारे जो ऑप्शन है, हर जो चीज़ है उनके सामने हो ना सिस्टर। अब वो दौर नहीं है कि एक टीवी है, सरकारी टीवी है, उस पे सरकार की जो है वो जयकार हो रही है और लोगों को वन साइडेड आप हकीकत बता रहे हैं और वो उस पर ही भेड़ चाल तरीके से उसी को वोट दिए जा रहे हैं। अब लोग 21वीं सदी है और अब हम छुपा भी नहीं सकते। अब अगर हमारे में इत्तेहाद नहीं है, मुख्तलिफ ये सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में जाके उन्होंने निशान लिए हैं, तो हम कैसे कहें कि जी हमारे अंदर बहुत इत्तेहाद है और ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर हम ये कहेंगे तो ये हमसे बड़ा मुनाफिक कौन होगा। तो जो वहाँ की तस्वीर हमें मिल रही है, पाकिस्तान के जो हक़ाइक़ मिल रहे हैं, जो लोगों के सामने आ रहे हैं, और जो लोग अब ये रिमोट कंट्रोल एक टच करें तो उनको हकीकत किसी और चैनल से मिल सकती है, तो हम छुपा नहीं सकते ऐसी कोई बात। जो हमारा अगर चेहरा काला है, धब्बा कोई लगा हुआ है, कोई हमें ख़राबी है, तो अब वो ज़माना नहीं है कि हम उस पर लेपापोती करके या उसको इग्नोर करके या कालीन के नीचे छुपा के उन मसाइल को हम नज़रअंदाज कर दें। जो हक़ाइक़ हैं वो सामने दूसरी जगह से आते हैं। तो आपके लिए भी ये है कि अब जो दोबारा कोशिश करेंगे, जो अलामा साहब खुद फरमा रहे थे, कुछ मसाइल ऐसे मौजूद हैं। 3 साल से बातचीत हो रही है और 3 साल पिछलों में टारगेट किलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो उन हालात के बावजूद जो इत्तेहाद या आपस में कोई यकजहती की फ़ज़ा नहीं बन पा रही, क्या रुकावटें हैं, क्या ताले हैं, क्या उसमें हर्डल्स हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। लीजिए अब कोशिश करते हैं आपको आवाज़ भी साफ़ आए और अल्लामा अमीन शहीदी साहब के वो बात दोबारा सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा शिया बसते हैं, लेकिन गुज़श्ता 63 सालों में शीइयत का शिया उन्वान से कौमी तशख़्ख़ुस और कौमी किरदार कम नज़र आया। अगरचे मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर शिया अकाबिर मौजूद रहे, शिया सियासी शख्सियात मौजूद रहीं, लेकिन मकतब की नुमाइंदगी और मकतब के हवाले से इशूज़ में अपने रोल अदा करने के हवाले से इस तरह की कोई शक्ल आज तक सामने नहीं आई। जो सामने आई उसमें इतने मसाइल और मुश्किलात पैदा हुए कि बाद में सबको पीछे हटना पड़ गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने आज ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान की तकदीर की तामीर में अपना सियासी रोल हर सूरत में अदा करें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में चाहे मईशत का मैदान हो या दिफाए पाकिस्तान का मैदान हो या सोशल मसाइल हों या मकतबी मसाइल हों या तरक्की के मसाइल हों, जिन जिन मसाइल का ताल्लुक़ पाकिस्तान की सरज़मीन और पाकिस्तान के बसने वालों से है, उन तमाम मसाइल में इंशाअल्लाह ताला मकतब तशय्युअ के फ़र्ज़ंदों का एक भरपूर रोल होगा और उसी के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अपने सफ़र का आज आगाज़ कर दिया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र में भी बाकी मौज़ूआत की तरह से अल्लाह ये कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि मकतब तशय्युअ ही इस मुल्क, इस रियासत और इस सरज़मीन की हकीकी मुहाफ़िज़ है और मुहाफ़िज़ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आज अब क्या इस पॉलिसी से अनाउंस करने से पहले ये मुमकिन नहीं था कि इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन पर एक पूरा एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर एक मुश्किल जिसका हमें सामना है वो ये है कि शीयत के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स मौजूद हैं और उन ग्रुप्स के दरमियान हम आहंगी की कोई आइडियल फ़ज़ा भी मौजूद नहीं है। इस मुश्किल की वजह से दुश्मन हमें तोड़ने में ज़्यादा आसानी महसूस करता है। हमने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान ये कोशिश की कि चाहे किसी का ताल्लुक़ किसी भी धड़े से हो, हम उससे अपनी मुफ़ाहिमत बढ़ाएं, उससे दोस्ती बढ़ाएं, बाहमी इख्तलाफात की खलीज को ख़त्म करें
और जो मुश्तरका मौज़ूआत हैं आलम तशय्यो के दरमियान, उन मुश्तरका मौज़ूआत पर तशय्यो के तमाम उलमा, तमाम अकाबिर और तमाम तंजीमों को यकजा कर सकें। इस हवाले से बहुत सारे मैदानों में अल्लाह ने कामयाबी भी दी है, और अब भी शिया उलमा कौंसिल के साथ, अल्लामा हामिद मूसी साहब के साथियों के साथ, इसी तरह से बाज़ दीगर ग्रोहों के साथ हमारी गुफ्तगू, मेल जोल, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के चैलेंजेस का सामना इस वक्त पूरी कौम को है, उन चैलेंजेस का मुकाबला हम तमाम शिया जमातें और शिया ग्रुप्स मिलकर अगर करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाब हम ही होंगे। और इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें, हमें उम्मीद है कि बारावर साबित होंगी।